नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कंटिन्यू करते हैं हमारे क्रैश कोर्स को, जिसमें कि हम लोग सरकारी योजनाओं को डिस्कस कर रहे थे और ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये सरकारी योजनाओं के टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी आपके लिए सेट नंबर 1 को रिलीज़ कर चुके हैं। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है, पहले जाके उसको देख लीजिए, बिकॉज उसमें भी हमने 3 मिनिस्ट्रीज़ को कवर किया था और इसमें फिर से हम 3 मिनिस्ट्रीज़ को ही कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले ही बताना चाहता हूँ वो 3 मिनिस्ट्रीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, परिवार विकास और आपकी जो स्वास्थ्य का मंत्रालय है उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी मिनिस्ट्री की एक छोटी सी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, एक सिंगल स्कीम है जिसको कवर किया जाएगा। डिड नॉट वांट टू मिस दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयुष मंत्रालय की स्कीम्स अक्सर जो है यूपीएससी की नज़र में रहती हैं। एंड नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे द स्कीम्स फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ मोहुआ, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो शहरी मामलों का मंत्रालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। इवन दो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अक्सर जो है सुर्खियों में रहता है, लेकिन हाउसिंग की जो इस बार स्कीम्स रिलीज़ करी गई हैं, मैं ऑलमोस्ट 100% श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये 3 मंत्रालयों को हम इस पर्टिकुलर सेट में कवर करने वाले हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सेट नंबर 2 में। और यदि आप लोग हमारे यूपीएससी वाले क्रैश कोर्स को अभी तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो बताना चाहूँगा कि एक हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको कि आप लोग जाके रेफर कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे पुराने लेक्चर्स भी अपलोड करवाए गए हैं और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपकी पूरी की पूरी तैयारी यूपीएससी 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं उसकी करवाई जा रही है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे पहली जो है, पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ को हमने चालू कर दिया है। वैसे चालू तो इसको 15 मार्च को ही कर दिया था, लेकिन कई सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये जो है चालू नहीं हुई है। देखिए, अप्रैल का एक नया लिंक है जो कि ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है और अप्रैल का जो नया लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इसमें आप रोज़ाना अलग अलग तरह के टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके चलते आप एवरीडे अपने आप को अलग अलग सब्जेक्ट पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 12:30 बजे रोज़ लाइव होता है। इसमें आपको हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा जो कि मेरा कोड है अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, वैसे तो ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो कि आने वाले ईयर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस साल भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस केस में भी जो अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी कोर्स है इसको आप परचेज कर सकते हैं। 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ भी आता है ये, और 3 ईयर्स तक की वैलिडिटी के साथ आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन कोर्स अवेलेबल करवाया जाता है। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए लाए हैं हम। पहला है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। और दोनों कोर्सेज में यदि आपको सीधा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अनि यूपीएससी। और यहाँ पर जो भी प्राइसेस यहाँ पे लिखे गए हैं इसकी जगह आप इन प्राइसेस में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं अगर आप ये वाला कोड जो है इस्तेमाल कर लेते हैं तो। इसमें क्या है, आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहेगा। अगर आप प्लस कोर्स चूज करते हैं तो उस केस में मैं पर्सनली आपका मेंटर बनूंगा। जो भी आपकी डाउट्स या क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग देम। ऐप के ऊपर मैं आपको सभी तरह के आंसर्स उसमें दे दूंगा। इसके साथ ही में अगर आप ऑप्शनल का अलग से कोर्स परचेज करना चाहते हैं मेंस के माध्यम से तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे। आप कॉम्बो भी ले सकते हैं ऑप्शनल का और जीएस का, तो इसमें भी आपको 10% ऑफ मिल सकता है। अन्य एग्जाम्स के लिए भी सेम ही चीज़ है, बस आपको ये वाला कोड यूज़ करना है। इसमें भी एसएससी, बैंक, रेलवेज वगैरह वगैरह के एग्जाम्स में आपको इन प्राइसेस को पे नहीं करना है, आपको इन प्राइसेस को पे करना है अगर आप अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो, राइट। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कौन सी स्कीम्स को डिस्कस करने वाला हूं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो है अंतर्गत रिलीज़ करी गई स्कीम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इस साल आपका जो इंडिपेंडेंस डे गुजरा था 15 अगस्त 2020 वाला, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसके बारे में बात करेंगे। ई संजीवनी स्कीम, वैसे मैं बताना चाहूँगा जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स, बट स्टिल बातचीत करी जाएगी कि सवाल कैसे बन सकते हैं।
इसके बाद ई संजीवनी मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत 2 पोर्टल्स शुरू करे गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। आपका जो 2 पोर्टल्स थे, पहले डॉक्टर टू डॉक्टर पोर्टल था, दूसरा जो डॉक्टर टू पेशेंट पोर्टल था, बात करी जाएगी उसके बारे में। देन मिशन इंद्रधनुष का जो तीसरा आपका IMI 3.0 शुरू किया गया था। इसमें ऑलरेडी पहला संस्करण आ चुका है, दूसरा संस्करण आ चुका है और अब आपका तीसरा संस्करण भी सामने आ चुका है। इसमें बात करी जाएगी क्या इसकी खास बातें हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एंड फाइनली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज द विद्यार्थी विज्ञान मंथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको लेके डेफिनेटली क्वेश्चन, इफ नॉट इन UPSC, आने वाले और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। UP PCS है, MP PCS है, हरियाणा सिविल सर्विस आ रहा है, कहीं ना कहीं ये सवाल डेफिनेटली आएगा, 100% गारंटी आपको देता हूँ। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक स्कीम रिलीज करी गई है। यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो लोग लाइव देख रहे हैं, कि मुझे बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। वैसे मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, लेकिन आप मुझे ऑलरेडी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इसके जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो ये वाली जो स्कीम लॉन्च करी गई है, इस स्कीम का नाम है RRDR स्कीम, रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी फॉर आयुष। तो ये वाली स्कीम के बारे में बातचीत करी जाएगी। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम, मैं समझता हूँ पिछले 1 साल में, यानी कि जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक, अगर कोई एक स्कीम है जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही है, जो कि बार बार देखने को मिली है, वो है PM स्वनिधि स्कीम। तो जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम चालू करी गई थी, वो वाली स्कीम को लेके 100% क्वेश्चन आएगा। मैं आपको अगेन गारंटी देता हूँ, कहाँ पर आएगा ये नहीं कह सकता, लेकिन आएगा ज़रूर। इसके बाद सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, और ये मैं समझता हूँ कि इसको लॉन्च करने में सरकार ने थोड़ी देरी कर दी, थोड़ा पहले लॉन्च करते तो ज़्यादा बेहतर होता। देन वी हैव द लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसको लेके बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ये लाइट हाउस कौन से वाला है। ये वो वाला लाइट हाउस नहीं है जो कि आपको समुद्र में देखने को मिलता है। ये लाइट हाउस है बेसिकली कि आपको घर बनाने हैं, लेकिन उनको जल्दी बनाना है और बहुत ही तेज़ी से बनाना है। तो ये वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था हमारे PM के द्वारा, और इसको 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में बातचीत करेंगे। देन वी हैव द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। और हमने पिछली वीडियो में, आपको अगर ध्यान होगा, हमने आपके साथ एक स्कीम को डिस्कस किया था, ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, जो ट्यूलिप स्कीम को हमने डिस्कस किया था। तो वेरी वेरी सिमिलर टू ट्यूलिप स्कीम आपका NUDM है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन एक नया सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है, वेरी सिमिलर टू स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। वैसे ही एक हमारा जो जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है, और ये वाला सर्वेक्षण भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, पेयजल सर्वेक्षण। इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। तो ये सारी की सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्कीम के साथ। NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। 74th हमारा इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका मतलब क्या है, देखिए, आसान हिंदी भाषा में समझ लेते हैं। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये पूछता है कि आपको क्या हुआ है, ठीक है, वो तो आप बता सकते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या आपकी कोई हिस्ट्री भी है, क्या आपका कोई इतिहास भी है जिसमें कि आपको कुछ ये हुआ था, क्या या आपको ये हुआ था। ये सब चीज़ें बताने में अक्सर पेशेंट कभी कभार भूल जाते हैं, कभी कभार याद नहीं रख पाते हैं, कभी कभार जो है कोशिश भी करते हैं तो बता नहीं पाते हैं, कभी कभार शर्माते भी हैं। तो इन सब केसेस के लिए यहाँ पर NDHM शुरू किया गया है। बेसिकली हर एक पेशेंट का एक ऐसा ID कार्ड बना दिया जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होगा जिसके अंदर उसका सारा का सारा मेडिकल डेटा स्टोर करवाया जाएगा। यानी कि उसने आज तक उसको कौन सी प्रिस्क्रिप्शंस मिली हैं, उसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, मान लीजिए आपने कोई 5 साल पहले एक्सरे करवाया था, 2 साल पहले एक्सरे करवाया था, उसकी सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी उस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर ऐड इन कर दी जाएंगी। उसकी कोई डिस्चार्ज समरी होगी, वो किसी अस्पताल में दाखिल था, कितने समय तक दाखिल था, ये सारी की सारी चीज़ों को डिजिटली स्टोर किया जाएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बड़ी ही जल्दी से देख सकेगा कि इस पर्टिकुलर इंसान की हिस्ट्री क्या है, इसको पहले कौन सी बीमारियां रह चुकी हैं, क्या क्या चीज़ों की इसकी सर्जरी या ऑपरेशन हो चुका है। ये पूरा का पूरा चीज़ आपका करने वाला है NDHM, ठीक है। और इसमें अब ये भी देखिए ना कि जो ये पेशेंट की हिस्ट्री है, ये ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो किसी ऐरे गरे इंसान के साथ शेयर करी जाए। तो जब भी ये किसी डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट, तो वहाँ पर उस डॉक्टर को 1 टाइम एक्सेस दिया जाएगा उसकी हिस्ट्री को, सो दैट डॉक्टर उसको देख सके, परख सके, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको दवाई दे सके। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर को एक्सेस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा मुद्दा है। तो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, आपके लिए एक ID कार्ड बनाया जाएगा जो कि आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को रखेगा।
ठीक है। इसमें 4 प्राइमरी डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स होंगे। एक तो आपका हेल्थ आईडी होगा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, डिजी डॉक्टर होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें पेशेंट्स को ये भी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि अगर आपको हेल्थ सर्विसेज को रिमोटली एक्सेस करना है, कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल नहीं पहुंच पाए या फिर डॉक्टरों के पास नहीं जा पाए, तो ये वाली जो आपको NDHM है, इसके अंदर जो आपको ID कार्ड मिलेगा, इसके थ्रू आप टेली कंसल्टेशन और ई-फार्मेसीज को भी एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि डॉक्टर से आप फ़ोन पे बात कर पाएंगे और दवाइयों को आप फ़ोन करके घर पे मंगवा पाएंगे। ये प्रमुख फायदे हैं NDHM के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना हमारा उद्देश्य है थ्रू दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट इज ई संजीवनी, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है NDHM का। ऐसा मान लीजिए NDHM का छोटा भाई या छोटी बहन है ई संजीवनी। इसमें क्या हुआ था, ये वाली जो स्कीम थी असल में कोविड-19 के दौरान लॉन्च करी गई थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, गवर्नमेंट्स ई संजीवनी OPD कंप्लीट्स 5 लाख टेली कंसल्टेशंस सिंस इट्स लॉन्च। ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 13 को ही लॉन्च कर दिया गया था। ये बहुत ही उपलब्धि वाली बात थी कि 24 मार्च को हमने लॉकडाउन को डिक्लेयर किया था एंड विद इन 20 डेज हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को रोल आउट कर दिया था, सो दैट जो लोग अपने घर पे बैठे हैं और जो लोग OPDs को विजिट नहीं कर पा रहे हैं किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो लोग डायरेक्टली ई संजीवनी ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और उसके माध्यम से वो लोग वहाँ पर जाकर बेसिकली जो है अपनी OPD करवा सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि ये वाला जो ई संजीवनी ऐप है, इसके असल में 2 इंपॉर्टेंट घटक हैं। जो पहला घटक है वो उसको अकेला ई संजीवनी कहा जाता है, जो दूसरा घटक है उसको ई संजीवनी OPD कहा जाता है। पहले घटक यानी कि ई संजीवनी में इसको कहा जाता है टेली मेडिसिन सर्विस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बी अटेंटिव। टेली मेडिसिन सर्विस है ये, और जो ई संजीवनी OPD है ये आपकी एक टेली कंसल्टेशन सर्विस है। जो तो टेली मेडिसिन सर्विस है ये आपकी एक डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विस है, लेकिन जो आपकी टेली कंसल्टेशन सर्विस है ये आपकी डॉक्टर टू पेशेंट सर्विस है। ठीक है, अगर एक पेशेंट को एक डॉक्टर से बातचीत करनी है तो उसको डाउनलोड करनी होगी ई संजीवनी OPD ऐप। लेकिन मान लीजिए किसी डॉक्टर को किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि जी मुझे इस बारे में जानकारी आप दीजिए, तो उसको डाउनलोड करनी होगी ई संजीवनी ऐप। समझ गए आप? तो ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एक जो है डॉक्टर की इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है, एक जो है डॉक्टर टू पेशेंट की इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है। और इसमें जो ई संजीवनी OPD ऐप थी, इसमें लगभग ऐसा मान लीजिए 6000 से भी अधिक डॉक्टर्स ने रजिस्टर कर लिया था, जो कि भारत में 217 OPDs को मैन कर रहे थे। इंपॉर्टेंट टू नोट, दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स है इसको डेवलप किया गया है हमारे अपने CDAC मोहाली के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। और जो ई संजीवनी ऐप है ये भारत की पूरी समस्त पॉपुलेशन को अवेलेबल है, 27 स्टेट्स/UTs अक्रॉस इंडिया अवेलेबल करवाई गई है। और इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपकी पहले वाली है ना डॉक्टर टू डॉक्टर, इसको बेसिकली सर्विस को प्रोवाइड करने वाला जो है ये ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये पूरी की पूरी जो स्कीम है, ई संजीवनी की जो स्कीम है या फिर जो पोर्टल है या फिर जो आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, ये असल में एक हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम करता है। हब एंड स्पोक क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये आपका हब है, ये इसकी कई सारी स्पोक्स हैं जो कि बनी हुई हैं। जो हब एंड स्पोक मॉडल है इसके अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक डॉक्टर है, यहाँ पर भी डॉक्टर है और यहाँ पर भी डॉक्टर है, लेकिन जो ये डॉक्टर्स नीचे बैठे हुए हैं ये छोटे छोटे एरियाज़ में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं। ठीक है, इनके पास कोई पेशेंट पहुँचा है आपका ई संजीवनी OPD ऐप का इस्तेमाल करके। डॉक्टर ने पेशेंट को जाना, डॉक्टर ने पेशेंट को परखा और उसको लगा कि इसकी जो बीमारी है उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जो OPD सेंटर है वहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये डॉक्टर क्या करेगा, ये डॉक्टर इस पर्टिकुलर जो है हब को जाके रेफ़र कर देगा कि आप इस पेशेंट को रेफ़र कीजिए। तो ये तो आपका हब है और ये जो बनी हुई हैं लाइन्स, ये आपके स्पोक्स हैं जहाँ पे आगे जाके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है हब एंड स्पोक मॉडल पे आधारित आपकी ई संजीवनी की प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि ये भी माना जा रहा है आगे जाके 1.5 लाख से भी अधिक जो आपके हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं इनको इसके अंदर लाया जाएगा बाय दिसंबर 2022। और अब ये देखिए कोविड-19 ऐसा मान लीजिए उसके चलते ये वाली स्कीम जो कि शुरू करी गई थी अब बड़े पैमाने पर इसको लागू किया जाने का स्कोप बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये वाला बैनर रिलीज़ किया गया था कि अगर आपको कोविड के टाइम पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली ई संजीवनी OPD ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की। इसके बारे में बातचीत करने से पहले मैं सबसे पहले जो 1.0 है उसके बारे में बात करना चाहूँगा और जो 2.0 है इसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए 1.0 में क्या हुआ था, ये वाला जो मिशन इंद्रधनुष था इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। ठीक है, इंद्रधनुष का मतलब क्या था कि इसमें सरकार 7 वैक्सीन्स प्रोवाइड करने वाली थी, जो कि हालांकि वो शुरुआत में तो इंद्रधनुष कहा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसमें वैक्सीन्स को और भी बढ़ा दिया था। यानी कि बीमारियां जो कि सरकार कवर कर रही थी इन वैक्सीन्स के माध्यम से, वो 7 से बढ़कर धीरे धीरे अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन मिशन जो है उसका 2.0 वर्जन आया था, संस्करण आया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो 1.0 संस्करण था इसमें कई सारे ऐसे इलाके, कई सारे ऐसे शिशु, कई सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं थी जिनको कि कवर नहीं किया जा सका था। उनको कवर करने के लिए IMI 2.0 शुरू किया गया था, जिसमें कि कोशिश ये थी कि हमें 2022 तक कम से कम 90% लोगों को इसमें कवर करना है। 90% लोग कौन कौन होंगे? जो हमारे छोटे बच्चे होंगे 2 साल से कम के, और जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होंगी उनको इसमें कवर करवाना था। लेकिन ये जो मिशन चल रहा था इसमें कुछ कुछ बाधाएं देखने को मिली ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम, और इसी के चलते हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने IMI 3.0 को लॉन्च किया था ऑन 19 फरवरी 2021। जस्ट अभी 1 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका फोकस क्या है कि वो वाले बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे अपनी वैक्सीनेशन की डोजेस को मिस आउट कर गए हैं, उनको ये वाली डोजेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अब जो है चीज़ें प्रायोरिटी पे चल रही हैं, अब सरकार इस चीज़ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। ऑलरेडी इसके साइकिल्स शुरू भी करवाए जा चुके हैं। इट विल बी कंडक्टेड इन प्री आइडेंटिफाइड 250 डिस्ट्रिक्ट्स एंड अर्बन एरियाज अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड यूटीज इन द कंट्री। तो बेसिकली जो एरियाज जो हाई पोटेंशियल एरियाज थे, जो कि हमने मिशन 2.0 में आइडेंटिफाई किए थे, जो कि बच गए थे, वहाँ पर इस स्कीम को बहुत ही जल्दी से लागू करवाया जाएगा। ठीक है, IMI मिशन का बेसिकली जो 3.0 का मेन टारगेट है वो ये है कि जो अनरीच्ड पॉपुलेशन है, इट विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल दी वैक्सीन्स अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आज की डेट में भारत में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को कवर किया जाता है। ऐसा मान लीजिए UPSC का तकिया कलाम है, हर साल एक ना एक सवाल इस बीमारी से आता ही आता है। वो कोई भी बीमारी हो सकती है, यहाँ पर डिप्थीरिया है, वुपिंग कफ है, टेटनस है, पोलियो है, TB है, हेपेटाइटिस B है, मेनिंजाइटिस है, न्यूमोनिया है, हीमोफिलस टाइप B है, उसके बाद जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, रोटा वायरस है, PCV है एंड मीजल्स रूबेला वायरस है। पिछले साल अगर बात करूँ तो PCV से सवाल आया था 2020 में, राइट। सो ये सारी की सारी बीमारियां कवर हो रही हैं। एज आई टोल्ड यू, शुरुआत में जो है बेसिकली आपकी ये वाली बीमारियां थी जो कि मिशन इंद्रधनुष में कवर करी गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब सरकार बाकी बीमारियों को भी मिशन इंद्रधनुष के तहत ले आई है। ओवरऑल आपको समझना है कि IMI 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, 3.0 क्या है। बेसिकली जो एरियाज़ को, जो बच्चों को कवर नहीं कर पाए हैं, उन एरियाज़ और बच्चों को कवर करने का पूरा मकसद रखती है IMI 3.0। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, जो कि बेसिकली इन बच्चों को आइडेंटिफाई करेगा। एक नेशनल प्रोग्राम है ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। इट इज़ अ नेशनल लेवल यूनिक ऐप बेस्ड साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। It is a national program for popularizing science among school students from standards 6th to 11th। छठी कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर साइंस को पॉपुलराइज करना है, विज्ञान की जो रुचि है उसको बढ़ाना है। इसके चलते ये वाला जो है एक ऐसा मान लीजिए सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एज वेल एज इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन बुक एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, भारतीय स्तर पर नेशनल लेवल पर हमारा पहला ओपन बुक एग्जाम होगा। घर पे बैठ के आपको बेसिकली इस टेस्ट को अपीयर करना है, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द आयुष मंत्रालय। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, तो आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नायक, ठीक है। और जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती है, श्रीपद येसो नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इनके द्वारा रिलीज़ करी गई थी रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी स्कीम। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, आयुष मंत्रालय ने असल में कुछ साल पहले अपनी एक स्कीम चालू करी थी जिसमें कि इन्होंने ये कहा था कि हम भारत भर में, पूरे देश भर में 8 RRDR को बनाना चाहते हैं। रिपोजिटरी एक तरीके की लाइब्रेरी होती है, लेकिन इन लाइब्रेरीज़ में क्या होता है कि आप
कुछ ऐसे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को स्टोर करते हैं जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है और स्पेशली आयुष के साथ संबंध रखता है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि हम भारत भर में 8 तो जो है रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी बनाने वाले हैं और एक हम बनाने वाले हैं NRDR यानी कि नेशनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी। ये प्रस्ताव रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, जिसमें से ऑलरेडी भारत के अंदर जो 8 प्रपोज करी गई थी वो 3 ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी हैं, ठीक है। और इन 3 में से अब रिसेंटली जो आपकी एक इनॉग्रेट करी गई है, ये इनॉग्रेट करी गई है तमिलनाडु में एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। और ये वाली जो डिपॉजिटरी है ये जो है आपको ध्यान देना है कि ये तमिलनाडु में इनॉग्रेट करी गई है। अब इसका मेन मकसद क्या है? रिपोजिटरीज एज आई टोल्ड यू एक तरीके की लाइब्रेरीज है, एक तरीके के ऐसा मान लीजिए कोश हैं। यहाँ पर द रिपोजिटरी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिनल प्लांट कल्टिवेशन। कई सारी इंपॉर्टेंट नई नई टेक्निक्स हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट नई नई चीज़ें हैं जिसके चलते हम सिद्धा की फील्ड को और डेवलप कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए ये वाली रिपोजिटरी को खोला गया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा RRDR को चालू किया गया, इनॉग्रेट किया गया इन तमिलनाडु एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन एज अ टोल्ड यू आयुष मिनिस्ट्री से अक्सर सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आखिरी मंत्रालय की, और इसकी स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैनॉट टेल यू कि कितनी इंपॉर्टेंट है। सवाल डेफिनेट है, 100% 200% सवाल आएगा ही आएगा, लिख के देने को तैयार हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं PM स्वनिधि स्कीम। फेवरेट रही है इस बार न्यूज़पेपर्स की भी, हर एक इंसान ने इसको कवर किया है PM स्वनिधि स्कीम को, ठीक है। देखते हैं इसका क्या माध्यम, इसका क्या मकसद था। तो देखिए भारत के अंदर हमने हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसके चलते हमने एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम चालू करी थी जिसका नाम था PM स्वनिधि स्कीम। स्व जो है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, और निधि का मालूम आपको मतलब तो मालूम ही होगा। बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हम कुछ निधि प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत ही कम ब्याज दरों पे उनको दिया जाएगा। और इस पैसे को जब प्रोवाइड करवाया जाएगा तो इसमें हम उनसे कोई कोलैटरल भी नहीं लेंगे, यानी कि कोई मॉर्टगेज भी उनसे नहीं ली जाएगी। इट इज़ अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो कि केवल और केवल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। लोन इसमें 10,000 रुपये तक का दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्राइमरीली ये इसलिए दिया गया था बिकॉज कोविड-19 में स्ट्रीट वेंडर्स का जो कामकाज था वो एकदम बंद हो चुका था। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इसका ये भी था कि आगे जाके सरकार की उम्मीद ये भी है कि क्योंकि ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो उनको हम आगे जाके एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड वी वांट टू प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ अवेलिंग लोन्स इन द फ्यूचर। इसके चलते ये वाली स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण कोविड-19 था। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो कि मैं समझता हूँ लॉन्गर रन का सरकार का टारगेट है, दैट इज़ फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, जिसके चलते ये वाली स्कीम को शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाली स्कीम। आगे जाकर बेसिकली लॉन्ग टर्म में सरकार ये भी सोच रही है कि आगे जाके जो वेंडर्स हैं इनका एक क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा सो दैट वो आगे जाके अगर कोई और लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकें, बिकॉज अभी तक स्ट्रीट वेंडर्स को सिस्टम का हिस्सा बनाया ही नहीं गया था। तो ये वाली स्कीम है आपकी PM स्वनिधि स्कीम। इसको लेके डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको लेके काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है रिसेंटली। वो वाली एनालिसिस हम मेंस के टाइम पे कर लेंगे, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। ये आप देख सकते हैं स्वनिधि स्कीम का बैनर है, स्ट्राइविंग फॉर आत्मनिर्भर भारत, लॉन्च ऑफ अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, इनिशियल वर्किंग कैपिटल फॉर अप टू 1 ईयर ऑफ अप टू 10,000, इंटरेस्ट सब्सिडी बहुत ही कम है, 7% पर एनम पे है, 6 मंथली, ठीक है, आपको हर 6 महीने बाद पे करना है। अगर आपने पहले वाले लोन को टाइम से पे कर दिया तो आपको आगे जाके हायर लोन एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है। मंथली कैशबैक इंसेंटिव भी है, अगर आप पैसे को डिजिटली पे करते हैं उस केस में आपको कुछ ना कुछ कैशबैक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट इज़ सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको हम अगेन बहुत लंबी चौड़ी कहानी में नहीं जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा भारत में ये दृश्य बहुत बार देखने को मिलता है कि जो सीवरेजेस हैं इनको साफ़ करने के लिए इंसान खुद सीवर में उतर जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इस सीवर में उतरकर वो अपने लिए कितनी बीमारियों को जो है अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी सारी उसकी हेल्थ को दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पर इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए
इस चीज़ को ख़त्म यानी कि एलिमिनेट करने के लिए कि इस चीज़ को बिल्कुल अब करना ही नहीं है दोबारा, 19 नवंबर 2020, और ये दिन भी आपको याद रखना है, दिस इज़ द वर्ल्ड टॉयलेट डे। इस दिन हमारे जो हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस पर्टिकुलर सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया था जिसका नाम है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। ठीक है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस चैलेंज को अनाउंस किया गया था। मकसद ये था कि कोई भी इंसान आगे से उसको सीवर में या फिर सेप्टिक टैंक में उतरने की ज़रूरत ना पड़े। इनिशिएटिव promotes mechanized cleaning and aims to ensure that no life of any sewer or septic tank cleaner is ever lost again owing to the issue of hazardous cleaning। ठीक है, कि किसी भी इंसान की जीवन में कोई बीमारी ना आए या उसके जीवन या उसकी लाइफ ना जाए बिकॉज उसको किसी सीवरेज में या सेप्टिक टैंक में उतरना पड़ रहा है। ठीक है, आपको मालूम होगा वहाँ पे कितनी बीमारियाँ होती हैं, कितने तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं जो कि उसको तंग कर सकते हैं एंड वॉट नॉट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से यहाँ पर जूझने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए ये वाला चैलेंज शुरू करवाया गया था। दे टुक अ प्लेज टू मैकेनाइज ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग ऑपरेशंस बाय 30 अप्रैल 2021। तो ये चैलेंज जो है बिफोर 30 अप्रैल ये सारे के सारे जितने भी भारत में सीवरेजेस हैं इनकी क्लीनिंग मैकेनाइज तरीके से करवाई जाएगी। जो नवंबर 19, 2020 का वर्ल्ड टॉयलेट डे था, इसकी जो थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। ये थीम आपको याद रखनी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज को अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डेफिनेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पिछले साल के प्रीलिम्स के बाद अनाउंस करी गई है ये वाली स्कीम, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प देख लीजिए, जनवरी 1, 2021 को स्कीम अनाउंस करी गई थी। पीएम मोदी ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा था, नींव का पत्थर रखा था एट 6 साइट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। जो ये 6 जो साइट्स हैं ये कौन सी हैं? सबसे पहले गुजरात में राजकोट, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मध्य प्रदेश में इंदौर, झारखंड में रांची। ठीक है, देन वी हैव तमिलनाडु में चेन्नई एंड त्रिपुरा में अगरतला। ये 6 साइट्स पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए नींव पत्थर रखा गया है। अब इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपने लाइट हाउस देखा होगा, राइट, जो कई बार हमने समुद्र में देखा होता है, लेकिन ये उस टाइप का चीज़ नहीं है। ड्राइंग को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। The lighthouse projects will showcase the best use of new age alternate global technologies, ऐसे processes, ऐसे materials, so that हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जो हमारे हाउसेस बनाने का, जो हमारे घर को निर्माण करने का टाइम है, जो हमारा मटेरियल है, वो ऐसा यूज़ हो कि हमारा समय बहुत ज़्यादा बच सके, और इसके चलते हम हाउसिंग को बहुत ही बड़े स्केल पर भारत में ला सकते हैं। आज भी भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि होमलेस हैं, जो कि घर खरीदना चाहते हैं लेकिन सस्ते घर उपलब्ध नहीं है। अगर मान लीजिए घर लेना चाहते हो, टाइम से नहीं मिलता, तो कई सारी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था। दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसको कि हम GHTC भी कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जो जो लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं वहाँ पर हर एक जगह पे 1000 घर बनाए जाएंगे, साथ में अन्य जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मेन एम ये है इन ऑर्डर टू डिलीवर रेडी टू लिव हाउसेज एट अ फास्ट एंड पेस विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर अंदर घर बना के प्रोवाइड करने हैं लोगों को। और ये हाउसेज जो हैं ये आपके जो कन्वेंशनल ब्रिक एंड मोटार हाउसेज होते हैं, कन्वेंशनल जो ब्रिक एंड मोटार कंस्ट्रक्शन होती है, उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल, उससे ज़्यादा सस्टेनेबल, उससे ज़्यादा ड्यूरेबल और उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के हाउसेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज NUDM, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। याद कीजिए ट्यूलिप मिशन मैंने बताया था आपको, वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था, वो भी कुछ समय पहले अनाउंस किया गया था, और अब जस्ट 2-3 हफ्ते पहले की बात है, 23 फरवरी 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है कि भारत सरकार ये चाहती है कि जितने भी ULBs हैं, ULBs क्या होते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज़, उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको हम एनेबल करना चाहते हैं, और NUDM बेसिकली स्ट्रीमलाइन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस एफर्ट्स MOHUA हैज़ टेकन। जितने भी कोशिशें, जितनी भी स्कीम्स, जितनी भी योजनाएं आज तक हमारी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री ने चालू करी हैं, उन सभी स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन करना है, एक जगह पे लाना है, सो दैट आगे जाकर जो ULBs को हम सपोर्ट करना चाहते हैं वो और अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ये वाला जो स्कीम है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट नहीं है।
बट फिर भी जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। NUDM will create a shared infrastructure with the power to bring together all actors in the urban ecosystem to collaborate and co-create solutions for citizen-centric governance। इसको और सिंपल करूँ आपके लिए, ये कोई मिशन को ऐसे समझ लीजिए कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कि हम आगे जाके हमारे ULBs के लिए क्या क्या चीज़ें लाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। ये इसके कई सारे फीचर्स हैं। सिटीजन्स के लिए क्या करना चाहता है ये वाला स्कीम, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। स्टार्टअप्स के लिए क्या करना चाहता है, रिसर्चर्स के लिए क्या करना चाहता है, ULBs के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट के लिए, स्टेट्स के लिए, ULB एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, हर किसी इंसान के लिए कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर मिशन में रखा गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन दैट इज पे जल सर्वेक्षण। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जल जीवन मिशन जो हमारा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा शुरू किया गया है, उसका जो अर्बन कंपोनेंट है, जो उसका शहरी घटक है, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक पायलट यानी कि पहली बार पेयजल सर्वेक्षण को शुरू किया है। अभी आपने देखा होगा स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, ग्रामीण होता है, शहरी होता है, दोनों की रैंकिंग रिलीज़ करी जाती है। सेम टाइप से पेयजल सर्वेक्षण को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। लेकिन कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि इवन दो जल जीवन मिशन तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ठीक है, लेकिन जो आपका पेयजल का सर्वेक्षण है दोस्तों, ये महुआ के अंडर आता है। इसको आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। इट विल बी कंडक्टेड इन वेरियस सिटीज़ टू एसर्टन कि किस लेवल पे पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या वेस्ट वाटर का रीयूज़ हो रहा है। वाटर बॉडीज़ की मैपिंग करी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस। और ये वाला जो आपका पूरा का पूरा पेयजल सर्वेक्षण है, अभी पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा। शुरुआती टाइम पे ये केवल और केवल 10 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत एंड तुमकुर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जस्ट एक जनरल सी GS एक्सरसाइज है आपके लिए, GK की एक्सरसाइज है। बदलापुर कौन सी स्टेट में आता है, चूरू कौन सी स्टेट में आता है और तुमकुर कौन सी स्टेट में आता है, ठीक है। ये वाला जो सर्वेक्षण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम ये चाहते हैं यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाए, जो कि हमारा SDG गोल नंबर 6 के अंडर आता है। प्लीज़ याद रखिए, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाना सभी हाउस होल्ड्स को, ये हमारा SDG 6 के अंडर आता है। ये वाला सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और इसके लिए जो पैसा अभी अलॉट किया गया है दैट इज़ 2,87,000 करोड़। ये हमारा जल जीवन मिशन अर्बन के लिए किया गया है। ये केवल सर्वेक्षण के लिए नहीं किया गया इतना पैसा, ये आपका पूरा का पूरा जो जल जीवन मिशन अर्बन है उसके लिए इतना पैसा अलॉट किया गया है, राइट। सो ये था आपका पेयजल सर्वेक्षण। इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगली वीडियो में कुछ और स्कीम्स, कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।